दिन आया, विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। इसे पूरी दुनिया में धम्म क्रांति के नाम से जाना जाता है और आप सब जानते हैं कि धम्म क्रांति के इस पर्व पर हम आपके पास पहुंचा रहे हैं बाबा साहेब की इसी काम का एक छोटा सा प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को हम समझने का यूं प्रयास करते हैं कि बाबा साहेब का काम किसी एक क्षेत्र में नहीं, बाबा साहेब आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा हो चाहे फिर स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती है। चाहे मजदूर हो, चाहे कामगार हो, ये सब उनके कामों का हिस्सा बनते हैं, उनके चिंतन का हिस्सा बनते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के इस ग्रुप के पास। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर का एक अपना एक विशेष काम करने का तरीका भी है कि उनके अपने अपने ब्रांच होते हैं और अपने अपने ब्रांच पर लोग हैं, और जो ब्रांच पर बटे हुए लोग हैं तो वो वहाँ पर SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का काम करते हैं। यहाँ हमें जो लोग मिले उन्हीं के साथ SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ये बातचीत आप तक पहुँचा रहे हैं। हम यहीं से बातचीत शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और इस बात को भी हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं, विदर्भ रीजन का ये ग्रुप है, हम समझना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी ट्रेड यूनियंस है, वो ट्रेड यूनियन कर्मचारियों की और जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो ऑफिसर्स की समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। लेकिन पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में तकरीब 1/3 जी यहाँ SC/ST एम्प्लॉयज़ है और मतलब पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर में, पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर में करीब मतलब जिनको मतलब SC/ST की यदि सिर्फ मैं SC/ST की यदि बात करूँगा तो तकरीबन हमारे 20 से 22% लोग SC/ST के हैं, जो रिजर्वेशन की मतलब ये आती है। जहाँ तक कि विदर्भ की बात है तो विदर्भ में SC/ST के आपको 50% तक के लोग मिल जाएंगे। अब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि भाई विदर्भ में SC/ST के लोग 50% बैंक में कैसे है, तो मैं इसका आपको विवरण दे दूं। क्योंकि विदर्भ में बैंकिंग सेक्टर में विदर्भ के मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं और ये दूर दराज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे आगे में इनको ये इनिशियल स्टेज पर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद में ये लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर अपने नेटिव पर लौट आते हैं। अपने जब नेटिव पे जब आ जाते हैं अच्छा। तो आज आप यदि देखोगे किसी भी बैंक में आप चले जाओगे तो आपको SC/ST के 50% तक के आपको एम्प्लॉय मिलेंगे। नहीं, लेकिन एक बात तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वेलफेयर एसोसिएशन होना चाहिए। क्या आप डिस्क्रिमिनेशन को महसूस करते हैं? मतलब मैं उस आपके उस सवाल पे मतलब आ रहा था। मैं उसके पहले आपको ये आपको एक पृष्ठभूमि उसकी बताया। तो ये जो ट्रेड यूनियन या ऑफिसर्स एसोसिएशंस रहती है तो ये सामान्य तौर पे उनकी प्रॉब्लम ये करते हैं, लेकिन SC/ST के जो एम्प्लॉय रहते हैं इनकी समस्याएं कुछ अलग ही रहती है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित समस्या रहती है। ये लोगों को खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो पूरा पूर्वी इलाका है या गुजरात का जो राजकोट इलाका है, यहाँ पर यदि ये बताया कि मैं इस कास्ट का हूँ तो उनको मकान नहीं मिलते हैं। और ये आज भी इस देश का नंगा सच है कि आज भी यदि किसी व्यक्ति ने राजकोट या उधर में बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के इलाके में जाके उसने बताया कि वो शेड्यूल कास्ट है तो उसको मकान नहीं मिलता है। तो फिर वेलफेयर एसोसिएशन इसमें क्या कर रही है? मैं उस सवाल को भी बताता हूँ। तो चूंकि इनकी समस्याएं अलग होने के कारण ट्रेड यूनियन इनकी इन समस्याओं को नहीं उठाते थे और मैनेजमेंट के पास में चूंकि ट्रेड यूनियन का जो नेतृत्व है या ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो नेतृत्व है ये भी सवर्ण लोगों का मतलब है, जो हाई कास्ट के लोग हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स वो वहाँ तक के नहीं पहुँचाती थी। तो एक तो जो प्रबंधन के पास में
प्रबंधन के पास में उनकी समस्याएं वहाँ पे पहुँचती नहीं थी, क्योंकि ये लोग उठाते नहीं थे। और प्रबंधन के पास में चूंकि वो समस्याएं वहाँ पे पहुँची नहीं है, तो प्रबंधन को उसके बारे में विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए SC/ST के कर्मचारियों को एक अपना वेलफेयर संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। और वो उन्होंने उनकी ये समस्याएं प्रबंधन के सामने रखी कि भाई हमारी ये जो समस्याएं हैं। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि हर बैंक में इस प्रकार के सर्कुलर्स ये निकले, परिपत्र निकले हुए हैं कि SC/ST के एम्प्लॉइज को डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ही पोस्टिंग दी जाए, जहां पर उनके साथ में भेदभाव ना हो। अच्छा, मतलब भेदभाव के शिकार को रोकने के लिए या भेदभाव के प्रभाव को रोकने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन ये हमें हर जगह लगभग इंश्योरेंस के सेक्टर में हम देखें कि रेलवे के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में ये सब चीज़ें मिलती हैं। एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये जो इस तरह के एसोसिएशन हैं, ये एसोसिएशन दरअसल ट्रेड यूनियंस का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन से कमज़ोर भी नहीं होते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं जहां ये लोग रुक भी जाते हैं। सर, हम आपके पास आएंगे, हम समझना चाहेंगे कि वेलफेयर एसोसिएशन किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाता है। देखिए, वेलफेयर एसोसिएशन का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत भी लिया गया है। इसमें हमारे सेंट्रल ऑफिस में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारी औद्योगिक संबंध जो मीटिंग होती है, IR मीटिंग्स होती है, ये क्वार्टरली मीटिंग हर क्षेत्र में, हर जोन में और हर सेंट्रल ऑफिस पे ये होनी चाहिए, और ये बाकायदा होती है। हर क्वार्टरली मीटिंग के तहत आप ये ना समझे, मतलब ये जो वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं वो उनके साथ भी ये संगठन काम करता है? जी नहीं, बैंक में इसके लिए लाइजन ऑफिसर होता है। अच्छा, क्षेत्रीय लेवल पे तो रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक, ये हमारे लाइजन ऑफिसर होते हैं। लेकिन हेड ऑफिस के तौर पे हमारे चीफ लाइजन ऑफिसर एक GM लेवल के अधिकारी होते हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म को हेड करते हैं। वो देखते हैं कि सही में इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी क्या मांगे हैं। वो मैनेजमेंट को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, एज वेल एज एसोसिएशन को भी। दोनों का पक्ष सुनते हुए मैनेजमेंट को अप्रोच करते हैं कि इनकी मांगे जायज़ है और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस पर कुछ तो मैनेजमेंट को विचार करना। अच्छा, मतलब ये एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं जी। अच्छा, दूसरी बात, ये संगठन सिर्फ क्लास 3, क्लास 4 या जूनियर अधिकारी वहां तक सीमित नहीं होता है। ये GM लेवल तक के लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं, क्योंकि ये नीचे तबके में तो हमारा परसेंटेज हो जाता है, लेकिन हमने ये पाया कि हमारे GM लेवल पे हमारे लोग बहुत कम होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो वहां होता है क्योंकि वो डिसीजन मेकर होते हैं। अच्छा। और वहां हमारे कितने लोग जाने चाहिए, ये मेन बात होती है। जब भी प्रमोशन प्रोसेस होती है, हमारी पूरी निगाह होती है कि हमारे कितने प्रतिशत लोग इसमें बेनिफिटेड हुए हैं, कितने प्रतिशत लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। अगर इस समाज का प्रतिनिधि CLO के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल GM लेवल में अगर हमारा आदमी नहीं रहेगा, तो फिर कैसा न्याय मिलेगा। इसलिए ये संगठन पूरी पैनी निगाह रखता है कि इसमें कोई मतलब ये जो प्रमोशन पॉलिसीज होते हैं इसका वायलेशन ना हो। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि अभी पोस्टिंग में या जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ काफी भेदभाव चलता है। ये तो आम लोगों के साथ नहीं होता है, ये खास इस कैटेगरी के साथ इनको झेलना पड़ता है। अच्छा, एक बात मैं बहुत सारे संगठनों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस बातचीत में एक बात तो उभर कर आती है कि बहुत सारे वेलफेयर संगठन हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंश्योरेंस के सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में और रेलवे के भी सेक्टर में हम देखते हैं। लेकिन एक बात ये भी पता चलती है कि ट्रेड यूनियन नहीं है। आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि क्या ट्रेड यूनियन बनाना ज़रूरी है, नहीं है, या फिर वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन का हिस्सा होना चाहिए? आप कैसा सोचते हो? क्योंकि बाबा साहेब की एक बड़ी सोच रही है, जब उन्होंने मनमाड में उनका भाषण किया था
तब भी वे चाहते थे कि इस वर्ग का एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरों का और शोषित वर्गों का एक बड़ा वर्ग है और बड़ी संख्या में ये लोग हैं। तो क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप तो वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं? देखिए, अगर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अगर बराबर भेदभाव हुआ, नहीं जस्टिस मिला, और यही बात अगर ट्रेड यूनियन ने भी उसको मान्यता नहीं दी बाय द वे जी, तो एक दिन ऐसा आता है कि इनको अंडर कंपल्शन हमें अपना प्लेटफॉर्म ट्रेड यूनियन के लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि सबके साथ मिलके हम अपने जो प्रॉब्लम्स है एक साथ मिलके सारों को साथ में लेके उसको मैनेजमेंट के सामने रखें और उसका निराकरण लें। मेरा चलिए हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तो महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व है यहाँ, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या आप अपने इस पूरे सेटअप में, अपने कामों में आप कहीं देखते हैं कि कहीं डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं और जिसमें वेलफेयर एसोसिएशन को उसमें मीडिएशन की ज़रूरत पड़ी और वहाँ से कोई सक्सेस निकल आया? सबसे पहले तो सब मेरा जय भीम है सबको। सर, वेलफेयर एसोसिएशन की ज़रूरत सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी हुआ है। और मुझे जब मैं इनिशियल बेस पे यहाँ लगी थी तब मुझे लगा था कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन आप कास्ट बेस देखते हैं या जेंडर बेस देखते हैं? कास्ट बेस था सर, जेंडर बेस तो नहीं था, पर अच्छा। कास्ट बेस ज़्यादा था। हाँ, उस वक्त क्योंकि हमारा संविधान जो है वो इस तरह के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए अनुमति नहीं देता है, लेकिन बावजूद इसके अगर ये प्रैक्टिसिंग में आता है तो बड़ी बुरी बात है। तो आप कोई सक्सेस स्टोरी अब बता पाएंगे? एक्चुअली जब मैं इनिशियल बेस पे लगी थी तब मुझे जेंडर बेस तो नहीं था पर कास्ट बेस था, तो मुझे थोड़ा फील होता था। तब मुझे एसोसिएशन के बारे में उतना पता नहीं था, क्योंकि मैं नई आई थी। बाद में जब मुझे पता चला और जब मैंने ज्वाइन किया तब लोगों को लगा कि नहीं, कि कुछ बात है बाबा। तब मैं कुछ बोलती भी थी। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ अभी भी नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हाँ, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, पर वो किसी को कोई मानता नहीं है। उनको ये नहीं पता। एक बार ऐसे ही एक हादसा बताती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। यानी अगर हम सावित्रीबाई फुले को पूछते हैं तो हमारे ज्ञान की देवी वो है। एक ऐसा हादसा हुआ था मेरे साथ में, तो किसी ने कुछ और नाम लिया था, तो मैंने बोले कि मुझे ज्ञान की जो परंपरा मिली है वो सावित्रीबाई फुले से मिली है, किसी और से नहीं मिली है। उन्होंने जो अपने शरीर पे जो इतने पत्थर खाए हैं या जो इतनी गंदगी खाई है, वो जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो मुझे किसी और ने नहीं दिया है, तो मैं उनको पूछूंगी, मैं किसी और को नहीं पूछूंगी। और वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा एक माध्यम है जहाँ पे अगर हम आते हैं, हम खड़े रहते हैं, तो लोग थोड़ा डरते हैं बात करने से। उनको हम बोलते कि नहीं, आप कुछ बोलने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। अगर आपको हिंदू कोड बिल दिया है तो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। ये जो वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहा है, इस काम पर बाबा साहेब की प्रेरणा कितनी मिलती है आपको? आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने प्रेरित करते हैं बाबा साहेब आपको? सर, बाबा साहेब ने सबसे पहले बोला है कल्टीवेशन ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आके हम बैठते हैं, विचार करते हैं, लोगों के प्रश्न सुनते हैं, हमारा कल्टीवेशन ऑफ माइंड होता है कि बा ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। और वो जो बाबा साहेब का इंस्पिरेशन है वो ऐसे आ जाता है। बिल्कुल आता है सर। मैं मेरे बच्चे को ये बताती हूँ कि कुछ और पढ़ने के, वो मुझे बोलता है कि मुझे इंस्पिरेशन दो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो बोली बाबा साहेब के बारे में सोचो, आपको अपने आप इंस्पिरेशन आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पहुँचेंगे। एक बात तो हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि जैसे यूँ कहा जाता है कि भाई एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उन लोगों की जो अपने आप में सक्षम हो चुके हैं। आप लोग एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र में हैं, तो आपके पास धनार्जन की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है। बाबा साहेब ने एक बात कही कि आप अपनी कमाई से कम 20वां हिस्सा आप अपने समाज को पहुंचाए, और वहाँ जहाँ जहाँ अभावग्रस्तता है उसको आप हाथ दे, बल दे, उसको आप आगे बढ़ाएं। आपके एसोसिएशन का नाम भी वेलफेयर एसोसिएशन है। आप अपने टर्मिनेशन, आप अपने सस्पेंशन, आप अपने डिपार्टमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसके सिवाय ये संगठन किस भूमिका में जाता है कि वो अपने आप को पे बैक रख सके? सबसे पहले मेरा सभी को जय भीम। हम एसोसिएशन की तरफ से अभी इस बार 600वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम जितने भी दीक्षा भूमि में 3 दिन लोग आते हैं उनके लिए हम भोजन दान का कार्यक्रम करते हैं। उनको बैंक की तरफ से अपना जो बैंक के प्रोडक्ट्स है, जो सरकारी स्कीम्स है, जो लोगों को पता नहीं है वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, जो अनबैंक पीपल है, उनको बैंकिंग के
बैंकिंग प्रवाह में लाते हैं। जो हमारे SC/ST लोग हैं उनके लिए हम अदर देन जो हमारा स्टाफ है उनके लिए भी हम काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके लिए उनका कार्यरत है। हमने लास्ट ईयर जब कोविड का सिचुएशन था तब हमने सब 26 नवंबर को बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसकी 1100 प्रतिमाएं हमने पूरे लोगों में बांटी है, हमने स्कूल में बांटी है, ताकि लोगों को पता चले कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, और लगना चाहिए कि लोगों के अधिकार क्या है। जो निचले तबके के लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानना है। इसलिए हमने उनके लिए संविधान की प्रतिमाएं बांटी है। हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। हम धम्मचक्र दिवस मनाते हैं, लोगों के लिए मनाते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं बैंक की तरफ से, बहुत सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देते हैं। और हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे भी उनके लिए बहुत सारे कार्य करने वाले हैं जिनके बारे में जैसे कि अगर हम लोग इस बात को समझें और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ सोचें तो ये जो काम है ये तो वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। यदि हम एम्पावरमेंट की बात करें, कुछ अभावग्रस्त छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, क्या इन लोगों के लिए भी वेलफेयर एसोसिएशन कुछ आगे बढ़ता? हाँ, ये जो बात है कि जहाँ से एम्पावरमेंट होता है बच्चों का, जो छात्र अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, वो युवा जो कहीं से अपने आप को थोड़ा सा अभावग्रस्त मानते हैं, उनके लिए भी ये इस तरह के जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए एक संभल का काम करते हैं। किस तरह का काम आता है ये? चूँकि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है तो हम लोग नॉट ओनली एम्प्लॉयज लेकिन एज ए सोसाइटी वेलफेयर का भी हम मतलब ये करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा बैंकिंग में ये है कि SC/ST के लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर में 1% एडवांस दिया जाए। हम उसका वॉच रखते हैं कि भाई ये बराबर यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। बैंकिंग सेक्टर में जो प्रायोरिटी सेक्टर में 1% जो SC/ST के लिए प्रोविज़न है वो यदि किया जा रहा है नहीं, इसका एक मोटे तौर पे ध्यान रखते हैं। जहाँ तक के संगठन की बात है तो हम लोगों ने पिछले वक्त में हमारे बहुत से स्कूल्स जो थे उस स्कूल्स में जो हमारे गरीब मतलब जो विद्यार्थी है, गरीब जो जहाँ बोले तो मैक्सिमम मतलब वो हमारी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ही लोग रहते हैं, तो उन लोगों को हमने बैग्स और किताबें भी प्रोवाइड की। क्या ये काम निरंतरता से चलता रहता है? ये काम हमारा निरंतरता चलता है, और ये करते करते हम ये भी देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे जो मतलब क्या है कि जीनियस स्टूडेंट जो कि जीनियस है लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन वो नहीं पढ़ पाते, ऐसे भी लोगों को हम एडॉप्ट करते हैं और उनको जितनी मतलब सुविधा है वो प्रदान करने की हम ये कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ये कार्य हमारा तकरीबन हमारा 1987 में जो हमारी स्थापना हुई है तब से लेकर हम लगातार इस प्रकार के कार्य करते हैं, और हमारा सभी हमारे मतलब मेंबर्स को ये मतलब एक पूरा संदेश है। उनसे हम अपील करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारे समाज के इस प्रकार के लोग हो तो उनको ये कीजिए। ऐसे मतलब मैं आपको 2-4 मतलब क्या है कि एक उमरेड का मतलब मेश्राम करके स्टूडेंट था, हमारा वो ध्यान में आया, हमने उसको मतलब क्या है कि आर्थिक मदद मतलब पहुंचाई। हमारा हमेशा ये ध्यान रहता है कि हमारा कोई भी विद्यार्थी जो खास करके SC/ST समाज का है वो अर्थ के अभाव में वो अपनी शिक्षा पूरी न कर पाए, ये वाली बात नहीं होना चाहिए। तो क्या अभावग्रस्त बच्चे आपकी यूनियन से सीधे संपर्क कर सकते हैं, आपके इस एसोसिएशन से? हम आवाज़ इंडिया को ये अपील करते हैं कि जैसे हमने अपने मेंबर्स को ये अपील की है वैसे ही हम आपके चैनल के माध्यम से ये हम आपसे भी अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी प्रकार के कोई भी स्टूडेंट मतलब क्या है कि आपके ध्यान में आए तो आप उन्हें ये करें। हम अपने संगठन की तरफ से पूरा आपको अश्योर करते हैं कि हम उनको अर्थ का अभाव संभवतः जितना हमारे से संभव हो एट फॉर एट पॉसिबल हम उसको ये जो उसकी समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हम पुनः आपसे अपील करते हैं कि आप जी हम इस बातचीत को यहाँ पूरा करना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा संदेश लेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन से। और ये संदेश ये जो 66 साल का धम्म क्रांति का जो सफ़र है, इस सफ़र की दृष्टि से किन चीज़ों को और भी करना ज़रूरी है, आज हम आपसे एक इस बातचीत को भी पूरा करेंगे और आपसे एक अंतिम संदेश भी लेंगे कि आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है ये क्या सोचता है? पैसे के अभाव में, धन के अभाव में किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्ञानार्जन ना होता हो
तो ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जो भी कैंडिडेट है हमारे एसोसिएशन को बिल्कुल मिल सकते हैं। हम उनकी यथासंभव कोशिश करेंगे कि उनकी पूर्ति करें। साथ ही साथ यूनियन बैंक एक देश का बड़ा बैंक है और यूनियन बैंक हमेशा इस संबंध में भी अग्रणी रहता है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है और यूनियन बैंक की तरफ से भी हमें यथासंभव हमेशा जैसा भी पॉसिबल होता है पूरा सहयोग मिलता है। तो हमारे प्रबंधन भी हमारे साथ में होने के कारण और हमारी अपनी शक्ति जो है, आज हम यूनियन बैंक में टोटल 75,000 स्टाफ है, एम्प्लॉई है, उसमें से 35,000 करीबन 35,000 ये SC/ST कैंडिडेट है। बड़ी संख्या है, बड़ा प्रतिशत है। इस हिसाब से हमारा महत्व आप समझ सकते हैं कि यूनियन बैंक के लिए चलिए कितना होगा। हम इस बातचीत को पूरा करेंगे और आपसे एक अंतिम संदेश लेंगे कि 66 साल के इस धम्म क्रांति के संबंध में आपका संदेश क्या होगा, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का संदेश क्या होगा? 66 आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को 66 साल हुए, आज़ादी को 75 साल हुए। आज तो और एक सिग्निफिकेंस है कि आज ही के दिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल सैंक्शन पास नहीं हुआ था, जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमेशा एक अच्छा धम्म दिया है, जो एक अच्छी जीवन शैली बताता है, जीने की राह बताता है। इस धम्म को देते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि मैं सारे भारत को बौद्धमय करूंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि सभी से वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने वाले थे, लेकिन हालात ऐसे होने चाहिए, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी फ्रीली इस देश में अपना वास्तव्य कर सके और आराम से रह सके। किसी भी तरह का संकोच ना हो, किसी तरह का उसमें भेदभाव ना हो। यही एक सपने के साथ मैं आपको समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और अपने आप को बिल्कुल बेरोक टोक अभिव्यक्त करने की आज़ादी, दरअसल ये हमारी केवल राजनीतिक जीवन शैली कहे या फिर संवैधानिक जीवन शैली कहे, नहीं, ये हमारी सामाजिक जीवन शैली का भी हिस्सा है। और सामाजिक जीवन शैली को ये संदेश कि जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से बेहतर जीवन की ओर ले जा सके, इसके लिए तथागत बुद्ध प्रेरित करते हैं। और बाबा साहेब ने जब राजनीतिक तौर पर संविधान के जरिए एक संवैधानिक संस्कृति का निर्माण किया, कैसा कि हम समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें और एक बेहतर जीवन की ओर जा सकें। लेकिन एक सामाजिक संदेश भी था कि हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को लेकर आए। मतलब हमारा जो सोशल लाइफस्टाइल है वो भी इसी के साथ आगे बढ़े। ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत की कड़ी में एक चीज़ और भी जुड़ जाती है और वो होता है मैनेजमेंट। दरअसल बात ये होती है कि वेलफेयर एसोसिएशन को जब भी कभी बातचीत करनी होती है तो वे पहुंचते हैं अपने मैनेजमेंट के पास। तो हम पहुंचे हैं उसी मैनेजमेंट के पास। सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो वेलफेयर एसोसिएशंस है, बैंकिंग सेक्टर में भी ये काम करते हैं, आपके यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी SC/ST एम्प्लॉयज़ का ये वेलफेयर एसोसिएशन है, आप कैसा समझते हैं इन कामों को? क्या लगता है कि क्या इन कामों को करने की ज़रूरत होनी चाहिए या फिर बैंक ने ऐसी कोई व्यवस्था विकसित कर लेनी चाहिए कि जिससे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जी, पहले तो धन्यवाद बहुत आवाज़ इंडिया का हमको ये सुझाव देने के लिए कि हम अपना पक्ष रख सके मैनेजमेंट की तरफ से। जैसे कि बताया कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो है नागपुर में काफ़ी हमारा यूनियन बैंक की तरफ से ये काफ़ी अच्छा बड़ा संगठन है और काफ़ी मजबूत संगठन है। और मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ जो कुल संख्या है हमारे स्टाफ की करीब 600-700 स्टाफ है और इसमें से 80-90% हमारे जो है SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सब लोग प्रतिनिधि उसमें करते हैं और सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये एक देश में बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज आती है कि
नागपुर में हम लोग एक्चुअली SC/ST हम लोग हमेशा ये संज्ञा देते आते हैं कि दलित है ये है, बट ऐसे देखा जाए तो हमारे नागपुर क्षेत्र SC/ST का रहते हुए भी वेलफेयर के माध्यम से उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे यूनियन बैंक के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति सहायता, वो जो है बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ है। क्योंकि मैं बताऊंगा नागपुर जो है अभी यूनियन बैंक 125 रीजन में हमेशा अग्रणी रहा है, और यही उनका दिखाता है कि आगे जाके कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है नागपुर के प्रति, ताकि नागपुर हमेशा जो है पैन इंडिया लेवल पे टॉप 10 में रहता है विभिन्न पैरामीटर में, चाहे वो खुदरा ऋण हो, MSME लोन हो, ये हो। तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि हमारा SC/ST एसोसिएशन जो है हम लोग अभी इसको संज्ञा दे के दलित का नाम दिया जाए। ये लोग उच्च वर्ग के साथ में सब कंधा से मिला के अच्छा संगठन है, बलिष्ठ संगठन है और वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द पैन इंडिया लेवल। तो मेरा और मैनेजमेंट का उनका साथ हमेशा अच्छा सहयोग रहा है। कभी ऐसे आया ही नहीं कि हम लोग वैसे कभी समझे कि ये और किसी वर्ग से है तो हम लोग उनको थोड़ा सा ज्ञान से दिखा जाए या किया जाए। ये लोग हमेशा हमारे साथ अच्छे से संबंध रखे और बैंक के प्रति कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा। दरअसल बात यह है कि जब नैतिक जीवन के साथ लोग जब जुड़ जाते हैं तो देखिएगा कि हम जब यहाँ मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं तो ये टकराव नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समानता को स्थापित करने के लिए होती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी हक अधिकारों के प्रति किसी अतिक्रमण की बात हो जाती हैं। और ये जब डायलॉग होते हैं तो हम यहाँ मैनेजमेंट से जब ये बात कर रहे हैं तो वे इस बात की एक रिसिप्ट भी हम सबके पास पहुँचा रहे हैं कि देखिए यहाँ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ नहीं, लेकिन जहाँ भी काम करना है ये वेलफेयर की बात है और वेलफेयर की बात आगे बढ़ाते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको इस समय जोड़े रखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की इस बातचीत के साथ। इसी बात के साथ हम लोग यहाँ रुकेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हम ये बातचीत कर रहे थे। आप सब लोग हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। हमने आपको जोड़े रखा है 66 साल की धम्म क्रांति के इस छोटे से आंकलन के साथ। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि